आज हम लोग 12वीं का जो चैप्टर 1 है उसको में लैंगिक जनन, उसकी एक टॉपिक है परागकोश, उसके बारे में जानेंगे, ध्यान से समझेंगे। परागकोश बेटा हमारे पुष्प के पुंकेसर का वह भाग होता है, इसे नर वाला भाग होता है। यह पुतंतु द्वारा जुड़ करके पुष्पासन से आकर के लगा होता है। अगर पुंकेसर की बात करें तो पुंकेसर का जो सबसे ऊपर वाला हुंडी नुमा संरचना कुछ इस तरह की संरचना दिखाई देती है। ये खास करके मैं सरसों के पुष्प के बारे में आपको बता रहा हूं। तो सरसों के पुष्प में हुंडी नुमा जो संरचना दिखाई देती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। और जो परागकोश है बेटा वह ऊपर जो है स्वतंत्र रूप से होता है और वह बाल जैसी तंतुमय संरचना से जुड़ा होता है, जिस तंतुमय संरचना को पुतंतु कहते हैं। पुतंतु एक तरफ नीचे वाले भाग में जाकर के पुष्पासन द्वारा जुड़ा होता है, तो ऊपर जो है स्वतंत्र रहता है। इसकी लंबाई पुतंतु की इतनी बड़ी होती है कि परागण की क्रिया करने में आसानी होती है। इसके बाद आप लोग बात पर ध्यान देंगे कि जो परागकोश है वो दो पालियों में क्या होता है, बटा होता है। और ये जो दोनों पालियां होती हैं ये संयोजी ऊतक द्वारा आपस में क्या होती हैं, जुड़ी होती है। अब आगे हम आपको बताते हैं, जब परागकोश को बीज से काट करके जब इसका अध्ययन करना हम शुरू करेंगे तो यह देखते हैं बेटा कि जो दोनों पालियां होती हैं, दोनों पालियों से 4 को हमारा परागपुट बनता है। और प्रत्येक परागपुट में एक लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, अर्थात कुल लघु बीजाणुधानियों की जो संख्या होती है कितनी होती है, 4। अब देखिए जब परागकण क्या होता है, जब लघु बीजाणुधानी जो होती है बेटा, लघु बीजाणुधानी के अंदर ही हमारे परागकण पाए जाते हैं। और यही जो परागकण होते हैं वह पुष्प के नर युग्मक के रूप में पाए जाते हैं, क्योंकि परागकण के अंदर हमारे 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। इनके अंकुरण के फलस्वरूप उनकी बनने की प्रक्रिया होती है। तो संपूर्ण रूप से बस इतना जान लेंगे हम लोग कि जो परागकोश है वह हमारा पुष्प के पुंकेसर अर्थात नर का एक क्या होता है, भाग होता है, जिसके आंतरिक भाग में लघु बीजाणुधानी पाई जाती है और उसी लघु बीजाणुधानी में हमारा परागकण क्या होता है, पाया जाता है। उम्मीद है इस बात को अच्छी तरीके से आप लोग समझे होंगे। धन्यवाद।